जरा इस सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ये पूछा गया है कि निम्न से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो इसका उत्तर आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन इस प्रकार के सवाल जो हैं वो प्राचीन भारत में पूछे जाते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट को फैक्ट से मैच कर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट को मैच करके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। यूपीएससी पीवाईक्यू हिस्ट्री एमसीक्यू का नेक्स्ट वीडियो है। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो आपको 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस यूपीएससी पीवाईक्यू नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी 2 से 3 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके पश्चात ज्योग्राफी को हम लोग शुरू करेंगे। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, इसका ज़रा उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। 2022 में यूपीएससी ने ये पैटर्न अपनाया था। 2023 में ये अपने चरम पर था, जिसमें क्या होता था, जिसमें एलिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया था। नन्नुक के सामने चंदेल लिखा हुआ है, राजा और राजवंश। जयशक्ति के सामने परमार लिखा हुआ है, नागभट्ट द्वितीय के सामने गुर्जर प्रतिहार लिखा हुआ है, और भोज के सामने राष्ट्रकूट लिखा हुआ है। कौन सा राजा किस राजवंश से बिलोंग करता था, ये आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 युग में यहाँ पर सही है। चंदेल मध्य भारत का एक भारतीय राजपूत वंश था। उन्हें भारतीय इतिहास लोकप्रिय रूप से चंदेल या जेजाक भुक्ति वंश कहा जाता है। तो चंदेल जो हैं वो जेदाक भुक्ति होते हैं। तो महोबा खंड के किंवदंतियों के अनुसार चंदेल परिवार की उत्पत्ति चंद्रमा यानी कि हिंदी में चंद्र कहा जाता है, हेमवंती के मिलन से हुआ था, इसलिए पहला सही माना जाता है। पहला बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ। 954 में खजुराहो के शिलालेख के अनुसार चंदेल वंश के प्रथम राजा नन्नुक ऋषि चंद्रदेव के वंशज थे, इसलिए पहला युग में यहाँ पर सही है। जयशक्ति का संबंध चंदेल वंश से था, न कि परमार से, इसलिए दूसरा कथन गलत दिया हुआ है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के सामने जो नागभट्ट लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा सही सुमेलित है और चौथा सुमेलित नहीं है। मिहिर भोज का संबंध परमार राजवंश से था। मिहिर भोज का संबंध परमार राजवंश से था, परमारों से संबंध था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 यहाँ पर सही मैच थे। कृपया करके राजा महाराजा जो जिस वंश से बिलोंग करते हैं और उनकी समयावधि को ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी ने 2020 में भी गोपाल उसके अलावा पल्लव वंश और उसके अलावा राष्ट्रकूट वंश हो गया, और एक वंश थे जिनके बारे में 4 राजाओं के कालक्रम को लगाने के लिए यूपीएससी ने दे दिया था। तो आपसे भी पूछा जा सकता है। तो जब भी प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत पढ़ें, क्रम जरूर ध्यान में रखें और वंशावली को जरूर ध्यान में रखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न से कौन से सही दिया हुआ है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। कौटिल्य ने इस चीज़ की चर्चा की है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सारे के सारे सही है, डी यहाँ पर हो जाएगा। भारत में दास प्रथा थी, लेकिन यूरोप और बाकी देशों के जैसे कठोर दास प्रथा नहीं थी। यहाँ पर दासों को घर का सदस्य माना जाता था, उनको कठोर यातनाएं नहीं दी जाती थी, उनका शारीरिक शोषण नहीं किया जाता था, उनको कानूनी हक भी मिला हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में चर्चा किया गया है दास का, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। गर्भवती दासी को गर्भावस्था की अवधि के दौरान उसका देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किए बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता है, इस तरह का कानून निर्माण किया गया था। मानव सभ्यता उस समय विकसित हो ही रही थी। मानव की भी खरीद बिक्री आसानी से होती थी उस समय। जब किसी दासी द्वारा अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया जाता था तो बच्चा और उसकी माँ दोनों को एक ही बार में स्वतंत्र माना जाएगा। यदि जीविका के लिए माँ को बंधन में रहना है तो उसके भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार मुक्त होने के बाद किसी पुरुष या महिला गुलाम के जीवन को बेचने या गिरवी रखने पर 12 पानास के जुर्माने से भी दंडित किया जाता था। ये दास प्रथा पूरी दुनिया में ही थी, भारत में भी विद्यमान था। अगले सवाल पर आगे हम लोग, जिससे हम लोगों ने शुरू किया था कि कौन सा जगह अपने उन्नत जल प्रणाली के लिए विख्यात है, तो उस जगह का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में है और ये अपने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उन्नत जल प्रणाली के लिए विख्यात है।
आज भी इसके जैसे जल प्रणाली बनाना काफ़ी मुश्किल है। इंजीनियरिंग का शानदार नमूना था कौन सा, तो धौलावीरा की जल संचयन प्रणाली। इसका उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित है। यहाँ विशाल जल राशि के कुंड, बांध, नहर और तटबंध मिले हैं। सबसे प्राचीन जल संभरण प्रणाली का विकास भी यहीं हुआ है। यहाँ से स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। 10 बड़े आकार के संकेताक्षर वाले अभिलेख भी मिला है। हड़प्पा में हमें लिपि उनकी ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन हमें धौलावीरा में एक 10 बड़े बड़े अक्षर बनाए गए हैं। इस पर 10 बड़े बड़े अक्षर बनाए गए हैं, ऐसा बोर्ड मिला है जिसको साइन बोर्ड माना जा रहा है। साइन बोर्ड माना जाता है उसको। कई सारे लोग उसको एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड भी मानते हैं। जो भी है, आज तक हम हड़प्पा की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है बंधुओं, आपसे बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया है। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी ईस्वी 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, गुप्तों के पतन से हर्षवर्धन के उत्थान तक, पिछले बार भी हर्ष से एक सवाल बीपीएससी में पूछा गया। उससे पिछली बार भी 68 में भी बीपीएससी में एक हर्ष से सवाल पूछा गया था। उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न में से किन राज्यों का शासन था। बीपीएससी ने पूछा कि हर्षवर्धन के राज्य का राजधानी पूछा था शायद, या उसके संस्थापक का नाम पूछा था शायद। देखिएगा आप एक बार उल्टाकर, 69 में भी है, 68 में भी है। क्या पूछा, निम्नलिखित में किन राजवंशों का शासन था उत्तर भारत में। मगध के गुप्त अलग हैं। मालवा के परमार, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव, वल्लभी के मैत्रक, इनमें से किनका शासन उत्तर भारत में रहा गुप्तों के पतन के पश्चात। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 6, यानी कि मगध के गुप्त का शासन रहा है। मगध के गुप्त अलग हैं बंधुओं। मगध के गुप्त का हो जाएगा थानेश्वर के पुष्यभूति, यानी कि हर्षवर्धन और उन सब से पहले जो वहाँ पर वंशावली थी उनकी बात कर रहे हैं। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में है। कन्नौज के मौखरी का, और छठा हो जाएगा वल्लभी के मैत्रक का शासन था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया हुआ है इनके बारे में। बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर। अब यहाँ पर ख्याति का कारण, इन जगहों का हम लोग क्यों जानते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चिरांद जो है बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा के समीप जगह है, उसको क्यों जाना जाता है, तो पाषाण कालीन वहाँ से अवशेष काफ़ी सारे हमें मिले हैं। तो उसी प्रकार से बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, ये 3 ऐतिहासिक प्राचीन भारत के स्थल हैं। इनको क्यों जाना जाता है, शैलकृत देव मंदिर के लिए। बुर्जहोम में शैलकृत देव मंदिर था यहाँ, या गर्त आवास था। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला थी यहाँ। गणेश्वर के ताम्र कलाकृतियाँ, ताम्रपाषाण काल से जुड़ा हुआ है क्या गणेश्वर। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। बुर्जहोम कश्मीर में मिला था। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें गर्त आवास मिलता है। गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं हमें। खेत पर आश्रित मानव इस समय मंदिर निर्माण करना नहीं जानता था। नवपाषाण काल के यहाँ पर हमें प्रमाण मिलते हैं। बाकी 24 उत्तरी परिगणा जिला पश्चिम बंगाल में स्थित चंद्रकेतुगढ़ का उल्लेख टॉलमी ने गंगेरी दाई नाम से किया है। यहाँ की खुदाई में टेराकोटा पकी हुई मूर्तियों मिली हैं। यह स्थल मौर्योत्तर गुप्त काल तक आबाद रहा। यहाँ से गुप्तकालीन सोने चांदी के सिक्के वगैरह भी मिले हैं। अगला सवाल जो है बहुत ही कठिन सवाल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए हुआ क्या था, दरअसल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। तो 2021 ईस्वी में फैसला आया, और उसके पश्चात से ये सवाल यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में पूछ लिया। क्या पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि महिलाओं को हम संपत्ति का अधिकार देने जा रहे हैं पैतृक संपत्ति में, है ना। उसके पश्चात मिताक्षरा और दैभाग के बारे में, ये दोनों क्या हैं, ये कानून की किताबें हैं। मनुस्मृति कानून की किताब है। मिताक्षरा, दैभाग जो है ये सब कानून की किताब हैं। स्मृति ग्रंथ जिनको भी कहा जाता है, ये सभी स्मृतियाँ क्या हैं, तो कानून की अलग अलग किताब हैं। ये धार्मिक किताब नहीं है। संविधान कानून की किताब है, और गीता, कुरान और जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये धार्मिक किताब है। दोनों में डिफरेंस होता है। कई सारे लोग हिंदू धर्म की आलोचना मनुस्मृति का आधार पर करते हैं, जो कि नितांत गलत है। कानून किसी धर्म से संबंधित हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी, दैभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ये कहा जा रहा है कि मिताक्षर ऊपर के जो कास्ट थे उनके लिए सिविल कानून था, है ना, दीवानी कानून था, और दैभाग निम्न जाति के लिए दीवानी कानून था। मिताक्षर व्यवस्था में
पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दैभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मिताक्षर व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों को संपत्ति संबंधी भी मामलों पर विचार कर सकती है, मतलब देती है, जबकि दैभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों को संपत्ति मामलों विचार करती है। दैभाग में महिला को भी संपत्ति दिया गया पुरुष के साथ साथ, जबकि मिताक्षरा में केवल पुरुष को संपत्ति दिया गया है, ऐसा इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। कौन सा सही होगा इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। यहाँ पर कभी भी भारत में कानून को लेकर इस तरह से जातिगत चीज़ों पर नहीं रहा। कानून की किताबों के अंदर जातिगत भेदभाव जरूर रहे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई, विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका मिताक्षरा पूरे देश बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार के कुछ भागों को छोड़कर जहां दैभाग व्यवस्था लागू थी, संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी। और जब भारत का संविधान बनाया गया तो हिंदू लॉ को बनाने के लिए हिंदुज़म से जुड़े हुए जो कानून हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल होते हैं, वो मिताक्षरा पर ही आधारित है। मिताक्षरा दैभाग जाति भेद नहीं करता, यानी ऊंची या नीची जाति के लिए नहीं लिखा गया, ये बिल्कुल गलत है। दैभाग बिहार के भागों में प्रचलित थी गुरु। मिताक्षरा व्यवस्था में पिता के जीवित रहते पिता की संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दैभाग पिता की मृत्यु के पश्चात ऐसे किसी दावे पर विचार करती थी। मिताक्षरा और दैभाग स्त्री पुरुष दोनों के संपत्ति संबंधी मामले विचार करते हैं, अतः कथन 3 गलत हैं। भारत के जो पुराने कानूनी किताब हैं उसमें स्त्री पुरुष में ज़्यादा भेदभाव नहीं है। मनुस्मृति में आप 2-4 श्लोक पढ़कर उसको बहुत गाली देते होंगे, लेकिन उसके बाकी श्लोक अच्छे भी तो हैं, कभी उन पर भी तो विचार कीजिए, है ना। तो ये चीज़ है। हालांकि उसमें कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज के समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत गलत माना जा सकता है मनुस्मृति में, लेकिन कई सारे अच्छी चीज़ें भी हैं। उसी प्रकार से दैभाग और मिताक्षरा में भी संपत्ति के अधिकार को लेकर स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया था, दोनों पर विचार किया गया था। और जातिगत भेदभाव ऐसा नहीं था कि एक जाति के लिए एक किताब, दूसरी जाति के लिए दूसरी किताब, ऐसा भारत में नहीं था। ओके, किताब के अंदर जातिगत भेदभाव जरूर था। एक ही जुर्म के लिए ब्राह्मणों के लिए कठोर कानून नहीं होते थे, वहीं शूद्रों के लिए कठोर कानून होते थे। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हमें सभी जगहों पर दिखने को मिलता है। निम्न से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? हुंडी का तात्पर्य होता था विनिमय पत्र। हुंडी को विनिमय पत्र के रूप में जाना जाता है। व्यापार और ऋण देन के लिए उपयोग किया जाता था इसको। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणावाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा था, दिमाग घुमाने वाला था। कुल्यावाप और द्रोणावाप का तात्पर्य होता है भूमाप। भूमाप की व्यवस्था थी ये, कुल्यावाप और द्रोणामाप, कुल्यावाप और द्रोणामाप। ओके, अगला सवाल है, निम्न से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? किस शासक ये अपनी प्रजा को ये इस प्रकार के परामर्श दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने के दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, अगर आप अपने धर्म की ज़्यादा प्रशंसा करते हैं या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों को निंदा करता है, तो वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अगर आप हिंदुइज्म की तारीफ करने के लिए किसी दूसरे धर्म की बुराई करते हैं तो आप दरअसल में अपने धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं, आप अपने धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। जो चीज़ सर्वश्रेष्ठ होता है उसको बताना नहीं पड़ता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यही किसने मैसेज दिया था? इस प्रकार के नैतिक भरी बातें सम्राट अशोक कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीलसा, द्वाल समुद्र, गिरिनगर और स्थानेश्वर। अब यही स्थानेश्वर जो है ये आपसे पूछ लिया गया था 68वीं बीपीएससी पीटी में। 68वीं बीपीएससी या 69 बीपीएससी में पूछा गया है ये सवाल, ज़रा देखिएगा आपको मिल जाएगा। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध स्थल वर्तमान में कहाँ पर हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 सही है। भीलसा मध्य प्रदेश में है और गिरिनगर जो है गुजरात में है। द्वार समुद्र कर्नाटक में है वर्तमान में, और स्थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में करनाल जिले में स्थित है।
द्वार समुद्र कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है। यह होयसल राजवंश की राजधानी थी। और स्थानेश्वर ये वर्धन राजवंश से हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ था। गिरिनगर गुजरात में है। भीलसा प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटसाला, कंदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? सभी के सभी विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। सभी विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों का नाम ध्यान रखिएगा क्या है, तो इसका देखिए चौल, घंटसाला, कंदूरा, ताम्रलिप्ति, ये सब बड़े बड़े बंदरगाह थे। अब एक काम आपको होमवर्क देता हूँ मैं, भारत का मैप बना लीजिएगा। गुप्त पीरियड का एनसीईआरटी खोलिए, उसमें आपको नाम मिलेंगे भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं और पश्चिमी तट पर प्राचीन बंदरगाह कौन कौन से हैं। वो नोट करके अलग से रखिएगा, एग्ज़ाम में टकरा सकता है कभी भी, ये कठिनतम सवाल होते हैं। निम्न से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है बंधुओं? तो साहगोरा, चन्हूदरो है, कोटदीजी है और देसलपुर, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये हड़प्पा से जुड़े हुए स्थल हैं। साहगोरा तो सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, साहगोरा अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों में अन्न भंडार रखने का उल्लेख किया गया है और ये मौर्यकालीन है। गोरखपुर यूपी में स्थित है। अगली बार सवाल ये पूछ सकता है कि साहगोरा जो मौर्य काल में जुड़ा हुआ एक स्थल है जहाँ पर अकाल से निपटने के लिए एक गोदाम बनाने की बात की गई है, वो निम्न में से किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। अगला सवाल है कि निम्न से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, ध्यान से सुनिएगा, सम्राट अशोक की हमारे पास तस्वीर है। हाँ भाई, सही सुन रहे हैं आप। निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्क्रल्पचर उसको कहा जाता है, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। पत्थर की उनका रूपचित्र बनाया गया है और उसमें रान्यो अशोक लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है राजा अशोक। ये लिखा गया है किस जगह पर ये है? ये तो ये है आपका कंगनहल्ली में है। कंगनहल्ली वर्तमान में कर्नाटक में स्थित एक बौद्ध स्थल है। यहाँ से प्राप्त एक उभयदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक लिखा हुआ है, यानी कि अशोक की हमारे पास पत्थर में बनी हुई उसकी प्रतिमा भी है, जिससे हम उसके रियल प्रतिमा को इमेजिन करते हैं। जो आप रियल अशोक की फ़ोटो देते लगभग वैसा ही उसका मैच करता था, हालांकि उसको एक कुरूप शासक माना जाता था। ठीक है, कुरूप माना जाता था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम, विष्टि के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया। विष्टि, बलात्श्रम यानी कि बिना श्रम दिए हुए, बिना आपको कोई भी पैसा रुपया धन दिए हुए आपसे श्रम करवाया जाता, तो उसको विष्टि प्रणाली कहा जाता था। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाना एक प्रकार का कर माना जाता था। यही कथन यहाँ पर सही है, पहला ही सही है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम सामान्यतः राज्य के लिए आय का स्रोत और जनता के द्वारा दिया जाना कर माना जाता था। बलात्श्रम के तहत मजदूर, शिल्पियों, कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना होता था और ये कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये प्रणाली चलती थी। इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के राज्यादेश का सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था? पढ़ा किसने था सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप को इसके लिए रोज़ थैंक यू बोलना चाहिए। उसने हमें पढ़ के बताया कितना महान शासक भारत में हुआ था। 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, जैसे देवनागरी लिपि और भाषा हिंदी, मैथिली, भोजपुरी है ना, उसी प्रकार से लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया था। अशोक के गिरनार वाले शिलालेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नाम की भी खोज की। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा है। अतः सम्राट अशोक के राज्यादेश का सबसे पहले विकूटन जेम्स प्रिंसेप ने किया। प्रिंसेप के बाद फर्ग्यूसन, कनिंघम, एडवर्ड टॉमस, वोल्टेयर, इलियट, स्टीवेंस, डॉक्टर भावदाजी और राजेंद्र लाल मित्र जैसे कई सारे पुरातत्वविदों ने उसके लिपि को बाद में पढ़ा। इन सभी के नाम हो सके तो जेम्स, जो पहला नाम है उसको तो जाम जरूर ध्यान रखिए, जेम्स प्रिंसेप का। एरीपत्ती, तनियूर और घाटिका, इसके बारे में विवरण दिया हुआ है यहाँ पर। एरीपत्ती यानी कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम।
घाटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 और 3 सही है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तनियूर एक प्रकार से देखिए क्या है, चोल साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित शब्द है, प्रशासन से संबंधित शब्द है। इसके तहत सभी गांव एक स्वशासित इकाई था। प्रत्येक गांव मिलकर एक कोर्रम या नाडू का निर्माण करते थे और तनियूर एक बड़ा गांव होता था। तनियूर एक चोल प्रशासन जुड़ा हुआ है, चोल प्रशासन से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी मिलती है? तो ये मिलती है हमें मालविका अग्निमित्रम में। मालविका अग्निमित्र कालिदास की प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका जो कि उनके राज्य की एक नर्तकी थी, उनकी प्रणय कथा यानी कि प्रेम कथा, लव स्टोरी की चर्चा हमें कैसे मिलती है? मालविका अग्निमित्र जो कालिदास की शानदार रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इनके कई सारे नाटक हैं जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशियम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। मेघदूतम तो पढ़ा है मैंने, अद्भुत कृति है, कालिदास अद्भुत ही लिखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न से किसका व्यवसाय था? यानी कि राजवंश का इतिहास और वीर गाथा इनको कंठस्थ किया जाता था और फिर आगे की पीढ़ी में उसको बढ़ाया जाता था, क्योंकि उस समय कागज़ का भारत में नहीं उपयोग होता था। तो किसका उपयोग होता था? भोजपत्रों का। ये लकड़ी वगैरह पर ज़रूर लिखते थे, लेकिन सामान्य तौर पर कंठस्थ किया जाता था, ठीक ना। इसका ये किसका? तो मागध का काम होता था। मागध का काम ही यही होता था। मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी था, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं। इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों या महाकाव्य संबंधी गाथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था, जिन्हें सूत और मागध कहा जाता था। अगला सवाल है आपसे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में इनसे कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? सामंती व्यवस्था का मतलब होता है छोटे छोटे सामंत मिलकर राज करते थे अपने अपने इलाकों में और अपने अपने यहाँ पर अधिकारी, छोटे मोटी सेना भी रखते थे। सामंतवादी इतिहास का जनक माना जाता है रामशरण शर्मा जी को ही। इन्होंने सामंतवाद को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। मार्क्सवादी इतिहासकार सामंतवाद को ही भारत का इतिहास मानते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या है। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानिक राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, कौन सा सही है? सामंतवाद के बारे में कौन सा सही है? रामशरण शर्मा जी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है आपके 11th की, वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। या लाल कलर की कवर वाली जो मार्केट में बुक मिलती है रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन वाला भी रामशरण शर्मा, उसमें मिल जाएगा। तीनों बुक कॉपी पेस्ट ही है, अलग कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी और ये दोनों बुक सब एक ही है, ज़रूर पढ़िएगा, अच्छी किताबें हैं ये सब। दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत है। सशक्त केंद्र नहीं, मतलब कि अशक्त केंद्र होता था। भारत में सामंतवादी समाज के विकास के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। इससे राजा की शक्ति कम हो गई, केंद्रीय शासन तंत्र कमजोर हुआ, केंद्रीय राजनीतिक सत्ता क्रमशः कमजोर होती गई और प्रांत जो है मजबूत होते चले गए। इसीलिए वो कभी भी अपना उदय की घोषणा, कभी अपना आज़ादी की घोषणा कर देते थे। निम्नलिखित राज्यों से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से था। बुद्ध कभी गांधार अफगानिस्तान नहीं गए थे, बुद्ध कभी गांधार अफगानिस्तान नहीं गए थे, है ना। और अवंती भी बहुत दूर था। कौशल और मगध हो जाएगा, 3 और 4 होना चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। बुद्ध के जीवन से था। हालांकि बुद्ध भगवान की मूर्ति जरूर बनी है गांधार आर्ट में, मथुरा आर्ट में, लेकिन बुद्ध भगवान वहाँ तक गए नहीं कभी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को गृह त्याग के बाद मगध साम्राज्य में गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौशल उनका मुख्य प्रचार क्षेत्र रहा। अफगानिस्तान वगैरह कभी भी नहीं गए। जन्म कपिलवस्तु में हुआ और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई वो भी पता ही है आपको। मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर यूपी में, कुशीनगर से आगे नहीं गए वो। अगला है निम्नलिखित राज्यों से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। ये फिर से रिपीट है, 3 और 4 हो, एक ही सवाल 2 बार रिपीट किया गया है। कौशल और मगध हो जाएगा। कौशल और मगध का संबंध उनके जीवन काल से है। ये सवाल पीसीएस में भी पूछा गया है, 3-3, 4-4 बार रिपीट हुए हैं। यूपीएससी में भी रिपीट हुए होते हैं। सेम सवाल डिट्टो कॉपी पेस्ट, बस ऑप्शन चेंज कर देते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। उनका मंदिर और महल विशाल होता था, मंदिर होता था वहाँ, बताइए।
वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये तो सही होना चाहिए भाई, मातृ देवी के भी मिले हैं और देवता के भी मिले हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, घोड़ा तो कतई यूज नहीं करते थे। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जरा उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा बी केवल, दूसरा यहाँ पर सही है, पहला भी गलत है और तीसरा भी नितांत गलत है। घोड़ा रथ का उपयोग नहीं करते थे, उनके मंदिर विशाल नहीं होते थे। महाभारत की यात्रा करते वाले ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन है, हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है, जरा विचार कीजिए इस पर। सड़क और नदी मार्ग लूट से पूरी तरह सुरक्षित थे। हर्षवर्धन, इसको तो ह्वेनसांग को तो खुद ही लूटा गया था कितनी बार। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति के निर्दोष अथवा दोष के निर्णय के साधन होते थे। यानी कि विष पिलाया, बच गए तो दोषी नहीं हो, मर गए तो दोषी हो। अग्नि में प्रवेश करवा दिया, अगर जल गए तो दोषी हो, नहीं जले तो दोषी नहीं हो। व्यापारियों को नौघटों और नौकों यानी कि बैरियर स्टेशन पर शुल्क देना पड़ता था, ये कहा गया इसमें बिल्कुल देना पड़ता था, मतलब कि टैक्स देना पड़ता था उनको, ये पूछा गया इनसे। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत था। लूट मार होती थी भाई, लूट मार होती थी। CU की इसकी किताब का नाम था। हर्ष को उसने वैश्य जाति का बताया है और कर्तव्य परायणता को लेकर प्रशंसा भी की है। हर्षवर्धन शानदार शासक था। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन, ये भी आपको 11th की NCERT मिल जाएगा। इसके बारे में कथन सही कौन से हैं ये बताने हैं आपको। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी, रजिस्टर्ड होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत दिया हुआ है, यहाँ पर पहला गलत दिया हुआ है। प्रशासनिक प्रमुख उनका राजा नहीं होता था, उनका अपना ही अध्यक्ष होता था। पर श्रेणी दरअसल में है क्या, तो जैसे आज फिक्की है ना, जैसे आज कई सारे व्यापारिक संगठन होते हैं ना, वही उस समय के श्रेणी थे। अब व्यापारिक संगठन आज सिक्के वगैरह तो नहीं चला सकते, लेकिन उस समय श्रेणी संगठन सिक्के चलाते थे, न्यायालय रखते थे, छोटी मोटी सेना भी रखते थे, राजा को सपोर्ट भी करते थे। तो इसका आंसर पता ही है आपको। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के बारे में सवाल पूछा गया है, जरा इसका उत्तर दीजिए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, मतलब कि सिजेरियन जो हथियार औजार होते हैं उसका उपयोग आम था। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण की ज्यों का सिद्धांत ज्ञात हो गया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत हमेशा से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहा, कोई आज के नहीं है, हमेशा से हम आगे रहे हैं। दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी हमने सिखाई है, इस तरह इतना आगे थे हम। चरक संहिता जो आज भी आयुर्वेद का अध्ययन जो डॉक्टर करते हैं उनको पढ़ाया जाता है, चरक संहिता ही पढ़ाया जाता है, वही ओरिजिनल किताब। शास्त्र का विश्वकोश है, इसमें ज्वार, कुष्ठ, मिर्गी, दमा अनेक रोग चिकित्सा का वर्णन है। गणित के क्षेत्र भारतीय काल समृद्ध से है। शून्य का ज्ञान, त्रिकोणमिति का सिद्धांत, ट्रिग्नोमेट्री, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, पाई, इनसे ये सब भारतीयों द्वारा ही खोजा गया है। ब्रह्मगुप्त के बृहस्पति सिद्धांत में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सिद्धांत दिया गया है। किसमें, तो ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत में। ब्रह्मगुप्त महान गणितज्ञ, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट, ये सब महान गणितज्ञ हुए हैं भारत में। गणित इन्होंने शुरू किया, इस तरह से मान लीजिए, इतने बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र बाराहमीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय आदि ने महत्वपूर्ण स्थापनाएं की हैं। ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारण सभी जानकारियां भारतीयों द्वारा दी गई। और हमने तो ये बहुत पहले बता दिया था कि भाई पृथ्वी जो है ये मात्र एक ग्रह है, हमारे जैसे और भी ग्रह हैं, अनंत ग्रह हैं। अनंत शब्द भी, इनफाइनाइट क्या होता है, ये दुनिया को हमने बताया कि इनफाइनाइट क्या होता है, क्योंकि बिना जीरो के इनफाइनाइट को आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। भास्कराचार्य और जो आर्यभट्ट हैं, ये पृथ्वी पर बैठे बैठे सूर्य से पृथ्वी की दूरी एग्जैक्ट उन्होंने पॉइंट के बाद तक निकाल दिया था, दशमलव के बाद तक निकाल दिया था। दशमलव का भी जन्म भारत में ही हुआ है, दशमलव का भी जन्म भारत में ही हुआ है। और हमारे इतिहासकार हमें बताते हैं कि सब कुछ तो बाहर से ही आया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक चीज़ें थी लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थी।
उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही, कपास का उत्पादन भारत में ही शुरू हुआ था। कपास का उत्पादन भारत में, भारतीय लोगों ने कपास से वस्त्र बनाना शुरू किया था। और इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चेस का उद्घाटन, मतलब चेस का आविष्कार हो गया था। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शतरंज खेलते थे। आप दिल्ली नेशनल म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कई सारे चीज़ों का आविष्कार हुआ था। मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। मास्टर का भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।